नमिता ने दरवाजे पर खड़ी अपनी देवरानी सुरती को देखा, जो हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। दीदी आइए ना अंदर, सुरती ने मुस्कुराते हुए कहा। नमिता ने दरवाजे से हटकर उसे रास्ता दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम क्यों आई हो? तुम्हारे भैया ने बुलाया था क्या? नमिता ने रूखे स्वर में पूछा। सुरती का चेहरा उतर गया। नहीं दीदी, मैं तो बस दिवाली की बधाई देने आई थी। सोचा था सब मिलकर मिठाई खाएंगे। नमिता ने पलटकर रसोई में काम कर रही अपनी सास माधवी जी की ओर देखा। माँ, ये क्या नाटक है? इन्हें कहिए कि यहाँ से जाएं। हमें इनके एहसान की ज़रूरत नहीं। माधवी जी ने सुरती की ओर देखा और फिर नमिता से कहा। नमिता, ये क्या तरीका है? सुरती आई है, अंदर आने दो। क्यों, क्या ज़रूरत है? जब मेरे भैया ने हम सबका साथ छोड़ दिया, तब ये लोग तो एक भी दिन पूछने नहीं आए। अब किस मुंह से आई हैं? नमिता की आंखों में आंसू आ गए। माधवी जी ने सुरती से कहा, बेटा तुम बाद में आना, नमिता अभी परेशान है। सुरती ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ, और वह वापस मुड़ गई। नमिता की छोटी बहन रश्मि, जो अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, यह सब देख रही थी। रश्मि अपनी दीदी के पास गई और बोली, दीदी यह क्या कर रही हो? सुरती, भाभी तो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। तुम चुप रहो। तुम नहीं जानती कि मेरे पति के जाने के बाद इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, नमिता ने रोते हुए कहा। नमिता के पति संजय 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। संजय एक छोटे से शहर में रहते थे, जबकि उनके छोटे भाई विक्रम अपनी पत्नी सुरती के साथ शहर में नौकरी करते थे। संजय के जाने के बाद नमिता को अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा। गांव में खेती की ज़मीन थी, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। नमिता के ससुराल वाले, खासकर उसके देवर देवरानी, इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दे पाए थे। विक्रम और सुरती ने उसे आर्थिक मदद की पेशकश की थी, लेकिन नमिता के ससुर, जिन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपना गुस्सा और निराशा नमिता पर निकाली थी, उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि उनके बड़े बेटे की संपत्ति और पेंशन नमिता के लिए काफ़ी है और उन्हें किसी और से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सब गलतफहमियों के कारण नमिता और उसके देवर देवरानी के बीच दूरियां बढ़ गई थी। आज रश्मि के आने से नमिता को कुछ सुकून मिला था। रश्मि ने अपनी बहन से कहा, दीदी मुझे सब पता है, माँ ने मुझे सब बताया, लेकिन तुम गुस्से में सही गलत का फ़र्क भूल रही हो। सुरती, भाभी ने तो मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया था। इसमें उनकी क्या गलती? नमिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी, मेरा दिल पत्थर हो गया है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगले दिन रश्मि ने अपनी भाभी सुरती को फ़ोन किया। भाभी, दीदी अभी बहुत परेशान हैं, उन्हें थोड़ा समय चाहिए, आप निराश मत होइए। सुरती ने कहा, कोई बात नहीं रश्मि, मुझे पता है नमिता दीदी किस दर्द से गुजर रही हैं, मैं उनका दर्द समझती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। रश्मि ने यह बात नमिता को बताई, लेकिन नमिता का दिल नहीं पिघला। उसने रश्मि से कहा, तुम भोली हो, तुम इनके मीठे बोलों में मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई। नमिता के घर की पुरानी छत टपकने लगी और उसकी रसोई में पानी भर गया।
वह बच्चों के साथ परेशान खड़ी थी। तभी श्रुति और विक्रम वहां पहुंचे। विक्रम ने कहा, नमिता दीदी, हमें पता चला कि आपके घर में पानी भर गया है, हम मदद करने आए हैं। नमिता ने देखा कि उनके हाथ में छत ठीक करने का सामान और कुछ खाने पीने का सामान भी था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, नमिता ने कहा। दीदी, ऐसा मत कहिए, हम तो आपके अपने हैं, इस मुश्किल में हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, श्रुति ने नम्रता से कहा। विक्रम और श्रुति ने मिलकर छत ठीक की, रसोई की सफाई की और बच्चों को नए कपड़े और खिलौने दिए। इस दौरान नमिता चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी सास ने भी अपनी बहुओं के बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए हमेशा एक दीवार बनाकर रखी थी। यह दीवार आज टूट रही थी। शाम को जब काम पूरा हो गया तो श्रुति ने नमिता से कहा, दीदी, हमें माफ़ कर देना, हम आपकी मुश्किल में आपके साथ नहीं थे, हमें माफ़ कर दो। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। नमिता ने श्रुति को गले लगा लिया और रोने लगी। नहीं श्रुति, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही गलत थी, मैं अपने गुस्से और दर्द में सब कुछ भूल गई थी। विक्रम भी नमिता के पास आया और बोला, दीदी, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने भैया की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब से हम सब मिलकर रहेंगे। अगले दिन नमिता ने रश्मि से कहा, आज मैं समझी कि परिवार के बिना हम कुछ नहीं हैं। श्रुति ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसका मुझे बहुत अफसोस है। श्रुति ने नमिता का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, दीदी, हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज है। इस घटना के बाद नमिता, श्रुति और रश्मि ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने मिलकर घर के कामों को बांटा, बच्चों को संभाला और एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहे। नमिता ने अपनी बहन को बताया कि यह केवल खून का रिश्ता नहीं है जो हमें जोड़ता है, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे का साथ देने का जज्बा है। श्रुति ने भी अपनी सास को विश्वास दिलाया कि वे सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नमिता, श्रुति और रश्मि के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। श्रुति ने नमिता को शहर में एक छोटे से काम में मदद की, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नमिता अब घर से ही हस्तशिल्प का काम करने लगी थी। उसके बनाए हुए उत्पाद बाजार में पसंद किए जाने लगे थे और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। रश्मि ने भी अपने मायके आकर अपनी बहनों का हाथ बटाया। उसने अपने मार्केटिंग के ज्ञान से नमिता के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में मदद की। एक दिन नमिता के ससुर, जो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, माधवी, मुझे लगता है मैंने नमिता के साथ बहुत अन्याय किया। संजय के जाने के बाद मैं गुस्से में था और मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। मैंने ही विक्रम और श्रुति को उससे दूर रखा। आज अगर ये तीनों लड़कियां मिलकर हमारे घर को नहीं संभालती तो हम अकेले पड़ जाते। माधवी जी ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोली, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। कम से कम आपने अपनी गलती महसूस तो की। उसी समय नमिता, श्रुति और रश्मि चाय और पकौड़े लेकर आईं। तीनों के चेहरे पर एक साथ काम करने और एक दूसरे का साथ देने की खुशी साफ झलक रही थी। ससुर ने उन तीनों को देखा और बोले, तुम तीनों ने मिलकर इस घर को फिर से बनाया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा घर एक बार फिर परिवार बन गया है।
नमिता ने अपने ससुर को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, यह तो हमारा फर्ज है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगले साल होली का त्यौहार था। पूरा गांव नमिता के घर इकट्ठा था। नमिता, श्रुति और रश्मि ने मिलकर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया था। नाच गाना हो रहा था और चारों तरफ रंग ही रंग थे। गांव की औरतें नमिता की हिम्मत और इन तीनों बहुओं की एकता की तारीफ कर रही थी। इतने में श्रुति का फ़ोन बजा। यह उनके पति विक्रम का था, जो कि गांव वापस आ चुके थे। उन्होंने कहा, श्रुति, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी इस खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। अब मैं अपना तबादला गांव के पास के शहर में करा रहा हूँ। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब विक्रम घर पहुँचे तो पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया। विक्रम ने अपने बच्चों को गले लगाया और सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने नमिता से कहा, दीदी, मुझे भी इस काम में शामिल कर लो। अब से हम सब मिलकर अपने परिवार को चलाएंगे। नमिता ने हंसते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए। अब मिलकर हमारे परिवार को और मजबूत करते हैं। सबने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाया। वह होली का त्यौहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि बिखरे हुए रिश्तों के फिर से जुड़ने का त्यौहार बन गया था। इस दिन नमिता, श्रुति और रश्मि ने साबित कर दिया कि असली दौलत सोने चांदी या पैसों में नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे के साथ में होती है। उन्होंने न केवल अपने घर को बल्कि गांव में रिश्तों की एक नई मिसाल भी पेश की। विक्रम के गांव में वापस आने से नमिता के परिवार को एक नई दिशा मिली। विक्रम ने अपने भाई संजय के अधूरे सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उसने शहर की नौकरी छोड़कर गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें नमिता के हस्तशिल्प और रश्मि की ऑनलाइन मार्केटिंग के हुनर का इस्तेमाल किया गया। नमिता के घर के पास एक पुरानी खाली पड़ी ज़मीन थी। विक्रम ने उस ज़मीन पर एक वर्कशॉप शुरू करने का सुझाव दिया, जहां गांव की औरतों को हस्तशिल्प का काम सिखाया जा सके। इसका उद्देश्य था कि नमिता को एक बड़ा बाजार मिले और गांव की औरतें भी आत्मनिर्भर बन सकें। यह विचार नमिता, श्रुति और रश्मि को बहुत पसंद आया। नमिता ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। अगर गांव की औरतों को काम मिलेगा तो उनके घर भी खुशहाल हो जाएंगे। श्रुति ने भी उत्साह के साथ कहा, मैं शहर में अपने दोस्तों से बात करूंगी जो हमारे उत्पादों को बाजार में अच्छी कीमत पर बेचने में मदद कर सकते हैं। रश्मि ने बताया कि वह एक वेबसाइट बनाएगी जहां उनके बनाए हुए उत्पाद पूरी दुनिया में बेचे जा सकें। पूरे परिवार ने मिलकर इस सपने को साकार करने में जुट गया। नमिता के ससुर ने वर्कशॉप के लिए ज़मीन देने की अनुमति दी। मंजू जी ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें हस्तशिल्प का काम सिखाने में मदद की। धीरे धीरे नमिता की वर्कशॉप में काम करने वाली औरतों की संख्या बढ़ती गई। विक्रम ने अपने अनुभवों का उपयोग करके उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। श्रुति ने शहरों के डिज़ाइनरों से संपर्क किया और नए नए डिज़ाइन सीखकर उन्हें अपनी वर्कशॉप में लागू किया। रश्मि ने वेबसाइट पर शानदार तस्वीरें और कहानियाँ अपलोड करके उनके उत्पादों को एक नई पहचान दी। कुछ ही महीनों में नमिता हस्तशिल्प के नाम से उनका व्यवसाय गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध हो गया। उनके उत्पादों की विदेशों में भी मांग होने लगी।
एक दिन एक प्रसिद्ध पत्रकार उनके गांव आई ताकि वह उनके इस सफल व्यवसाय के बारे में लिख सके। पत्रकार ने नमिता, श्रुति, रश्मि और विक्रम से उनके सफ़र के बारे में पूछा। नमिता ने बताया, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार का सपना है। जब मेरे पति का देहांत हो गया था तो मैं टूट गई थी, लेकिन मेरी देवरानी और मेरी बहन ने मुझे सहारा दिया। आज जो कुछ भी है वह हम सब के सहयोग और प्यार का नतीजा है। श्रुति ने कहा, हमने कभी भी एक दूसरे को पराया नहीं समझा। हमने सीखा कि एक परिवार के रूप में अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रश्मि ने अपनी बात रखी, हमारे घर ने हमें सिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनते हैं। विक्रम ने कहा, पहले हम अलग अलग थे लेकिन अब हम सब एक हैं। यह सुनकर पत्रकार बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, आप सब ने रिश्तों की एक नई परिभाषा दी है जो आज के समाज के लिए एक प्रेरणा है। अगले दिन अखबार में उनकी कहानी छपी। उस कहानी का शीर्षक था, बिखरे हुए रिश्तों से बुना सफलता का ताना बाना। इस कहानी को पढ़कर कई लोग प्रेरित हुए। नमिता का परिवार अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। इस तरह नमिता का घर जो कभी दुखों और मतभेदों से भरा था, अब प्यार, सम्मान और सफलता की रोशनी से जगमगा रहा था। वह घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रिश्तों के एक अटूट बंधन का प्रतीक बन गया था, जहां हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ था। नमिता, श्रुति और विक्रम के संयुक्त प्रयासों से नमिता हस्तशिल्प केवल एक व्यापार नहीं रहा बल्कि गांव के विकास का एक प्रतीक बन गया। उनकी सफलता को देखकर दूसरे गांवों के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने नमिता से सलाह मांगी कि वे कैसे अपने छोटे छोटे व्यापारों को आगे बढ़ा सकते हैं। विक्रम ने अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए एक गांव विकास समिति का गठन किया। इस समिति में नमिता, श्रुति, रश्मि और गांव के कुछ और अनुभवी लोग शामिल थे। समिति का उद्देश्य था गांव में औरतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना। श्रुति ने शहर के एक प्रतिष्ठित एनजीओ से संपर्क किया और उनके सहयोग से गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, जहां समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते थे। एक दिन नमिता अपनी बेटी और बेटे के साथ गांव के स्कूल में गई। वहां की शिक्षिका ने बताया कि गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास पर्याप्त किताबें और कापियां नहीं होती। यह सुनकर नमिता बहुत दुखी हुई। उसने घर आकर श्रुति और रश्मि से इस बारे में बात की। श्रुति ने कहा, दीदी, हम अपने व्यापार के मुनाफे का एक हिस्सा गांव के बच्चों की शिक्षा पर क्यों नहीं खर्च करते। रश्मि ने तुरंत अपनी वेबसाइट पर एक नया सेक्शन बनाया जिसका नाम था ज्ञान की किरण। इस सेक्शन में उन्होंने अपने उत्पादों की बिक्री से मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का वादा किया। समय बीतता गया। नमिता की बेटी प्रिया और विक्रम का बेटा छोटू अब बड़े हो चुके थे। वे अपनी माँओं की तरह ही बहुत समझदार और जिम्मेदार थे। प्रिया ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वह अब नमिता के व्यापार में तकनीकी सहायता दे रही थी, जबकि छोटू एक डॉक्टर बनकर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में सेवा करने लगा। एक दिन नमिता की सास मंजू जी बीमार पड़ गईं। पूरा परिवार उनकी सेवा में लग गया। छोटू ने अपनी दादी की देखभाल की और उनकी दवाई पानी का पूरा ध्यान रखा। एक रात
मंजू जी ने नमिता का हाथ पकड़ा और कहा, नमिता, जब संजय गया था तो मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तुम, श्रुति और रश्मि ने मिलकर न केवल इस घर को संभाला बल्कि गांव को भी एक नई दिशा दी। आज मुझे अपने तीनों बच्चों से ज़्यादा अपनी 3 बहुओं पर गर्व है। तुम सबने मुझे रिश्तों की एक नई भाषा सिखाई। नमिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास को गले लगा लिया और बोली, आपकी शिक्षा और संस्कारों ने ही हमें यह सब सिखाया है माँ। नमिता का घर, जो कभी दुखों और मतभेदों से भरा था, अब प्यार, सम्मान और सफलता की रोशनी से जगमगा रहा था। गांव में उनकी पहचान एक ऐसे परिवार के रूप में थी जहां हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ था। नमिता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान चाहे तो गलत फहमियों और दुखों से बाहर निकलकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। उनका परिवार अब सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे गांव का परिवार बन गया था, जिसने रिश्तों की गरिमा और प्रेम का महत्व पूरी दुनिया को सिखाया। नमिता, श्रुति और रश्मि ने मिलकर गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। इस समूह का नाम आत्मनिर्भर नारी रखा गया। इस समूह का उद्देश्य था गांव की महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई करना और जैविक सब्जियां उगाना। नमिता और श्रुति ने उन्हें बाजार में उनके उत्पादों को सही दाम पर बेचने में मदद की, जबकि रश्मि ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगी। एक दिन नमिता के पास एक शहरी फाउंडेशन से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वे नमिता के प्रयासों से बहुत प्रभावित हैं और उनके महिला समूह को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना चाहते हैं। उन्होंने गांव आकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो सके। यह सुनकर नमिता, श्रुति और रश्मि बहुत खुश हुईं। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फाउंडेशन की मदद से गांव में एक नया स्कूल भवन बना, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलने लगी। स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार हुआ और गांव में साफ सफाई के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। समय बीतता गया और नमिता की बेटी प्रिया और विक्रम का बेटा छोटू बड़े होकर अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। प्रिया ने आत्मनिर्भर नारी समूह की जिम्मेदारी संभाली और उसे और अधिक आधुनिक बनाने में मदद की। छोटू ने डॉक्टर बनकर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं जारी रखी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां नमिता को उनके असाधारण सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जब नमिता मंच पर गईं तो उन्होंने अपने सम्मान को स्वीकार करने से पहले एक बात कही। उन्होंने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरी बहन रश्मि, मेरी देवरानी श्रुति, मेरे पति विक्रम और मेरी सास ससुर का भी है। यह हमारी एकजुटता और प्यार की जीत है। समारोह के दौरान नमिता की आंखों में पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं, जब वह अकेली थी और उसका परिवार बिखर चुका था। आज वह अकेली नहीं थी बल्कि पूरे गांव का सहारा बन चुकी थी। उनके परिवार ने न केवल अपने घर को बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी थी।
नमिता के ससुर ने अपनी पत्नी मंजू जी से कहा, माधवी, हमने अपने बच्चों के लिए धन तो नहीं लेकिन संस्कारों की एक ऐसी दौलत छोड़ी है जो हमेशा बढ़ती रहेगी। मंजू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने, हमारी असली दौलत हमारी इन 3 बहुओं में है जिन्होंने न केवल रिश्तों को जोड़ा बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। नमिता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान चाहे तो दुखों और मुश्किलों को अवसर में बदलकर न केवल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। उनके परिवार की कहानी पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।